Now this importation of services is included in schedule number 1, which states that it should be in the course or further ends of business and it should be for without consideration. ठीक है, जो विदाउट कंसिडरेशन वाला है वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस यहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 में आता है. लेकिन जो ये वाला इंपोर्ट ऑफ सर्विस है ना, ये किसके बारे में बात करता है? बी. ओके, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के जो हमने पहले पढ़ा था बी में, वो क्या बोलता है? इट शुड बी विथ कंसिडरेशन. ये देखो यहाँ पर चार्ट में देखो दिखेगा, import of services with consideration for a consideration whether in the course or further ends of business or not in the course or further ends of business, वो सप्लाई ट्रीट होता है. मतलब जो शेड्यूल नंबर 1 के जो ऊपर वाली पॉइंट पड़ी थी ना हमने टेबल में, ये वो है. तो आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी इंपोर्ट है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है, यहाँ पे भी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है. तो दोनों में क्या फर्क है वो समझ में आया सबको? क्लियर है? आगे बढ़े. ये वो कैटरीना कैफ वाला एग्जांपल दिया था ना, ये वो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस है. ठीक है, कि वो पर्सनल लेवल पे भी आप अगर इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज को तो भी सप्लाई ट्रीट होती है, लेकिन विथ कंसिडरेशन. फ्री में थोड़ी ना कोई आपको सर्विस देगा. वो तो शेड्यूल नंबर 1 में विदाउट कंसिडरेशन है भी अगर, तो वो तो हेड ऑफिस ने ब्रांच से सर्विस ली है या ब्रांच ने हेड ऑफिस से सर्विसेज ली हैं, वो ये केस हो जाएगा शेड्यूल नंबर 1 वाला. ठीक है, चलो. ये वही लिखा हुआ है जो हमने पहले पढ़ा, हमने सीखा है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में. याद रखो, जब हम बाहर से कोई भी चीजें इंपोर्ट करते हैं ना, अभी तक उस पर बीसीडी एप्लीकेबल होता है. बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, which is levied on the importation of goods irrespective of the nature of use of the goods. आप पर्सनल के लिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस पर्पस कमर्शियल बेसिस के लिए यूज कर रहे हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं. आई मीन इट हार्डली मैटर्स कि आप उसको नेचर ऑफ यूज क्या है उसका. नाउ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज वेदर फॉर पर्सनल पर्पस और बिजनेस पर्पस विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी. आया समझ में? इसीलिए उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में लाइबल किया है. लिखा हुआ है देखो, सच सर्विसेज वुड बी लाइबल टू जीएसटी अंडर आरसीएम. क्यों आरसीएम में डाला? क्योंकि वो जीएसटी के दायरे में आ गया. जीएसटी अपना कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन है ना, तो कंजम्पशन तो हो रही है इंडिया में, सर्विसेज की कंजम्पशन हुई, यानी कि कंजम्पशन हुई तो टैक्स भी भरनी पड़ेगी. किसको? वैसे तो सप्लायर टैक्स भरता है, लेकिन यहाँ पे सप्लायर आउटसाइड इंडिया में रहता है, इसीलिए उससे नहीं पूछकर हम रेसिपिएंट को पूछते हैं, टैक्स भरने के लिए बोलते हैं. आया समझ में? कंडीशन फॉर इंपोर्ट ऑफ सप्लायर क्या होना चाहिए? कि वो सप्लायर आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड हो, ठीक है, और रेसिपिएंट इंडिया में लोकेटेड हो, और इंडिया में सर्विसेज आई हुई हो. प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो? इंडिया. अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया नहीं है, आपने कहीं और सर्विसेज ली हैं किसी और कंट्री से, तो फिर उसका कुछ लेना देना यहाँ पर नहीं है. एग्जाम्पल, यूएस के कस्टमर ने या फिर यूएस के सप्लायर ने दुबई के कस्टमर को सर्विस दी, तो इंडिया से कुछ लेना देना ही नहीं ना. प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब वो इंडिया में सर्विस आई नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट इन इंडिया. देयरफॉर वो कंडीशन अगर एप्लीकेबल नहीं है, ये तीनों कंडीशन, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में नहीं आता. अगर वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में नहीं आएगा तो जीएसटी कैसे लगेगा? ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब आपको मैंने बताया था ये ब्रांच ट्रांसफर बताया था ना, इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन. अब इसका कॉन्सेप्ट क्यों, मतलब इसे क्यों बनाया गया? देखो, इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक ही यूनिट, एक ही बिजनेस. इंटर इंटर मतलब एक बिजनेस अपने बिजनेस की ब्रांच को कुछ सप्लाई कर रहा है. अभी ये तो समझ में आता है कि विथ कंसिडरेशन, अगर आपने जो विथ कंसिडरेशन वाले गुड्स है ना, लेविएबल and supply of goods and services made for the consideration, ये तो समझ में आता है कि आपने उसको इंक्लूड कर दिया सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, उसमें सारे इंक्लूजन्स बता दिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में, कि ये सप्लाई है, ये एक्सचेंज है, ये ट्रांसफर है, ये बार्टर है, ये लाइसेंस है, ये रेंटल बेसिस पे है. ये तो सारे कंसिडरेशन के लिए होते हैं. और ये तो समझ में आता है कि कंसिडरेशन के लिए और बिजनेस के कोर्स और फर्दर एंड्स ऑफ बिजनेस के लिए लिए गए हैं, तो वो सप्लाई है, ये तो समझ आता है. लेकिन
इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन को सप्लाई में क्यों डाला गया? वो इसलिए क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। टैक्स तभी लगती है जब गुड्स मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूव हो रहे हैं, देखो, द इंटेंट इज टू एट्रीब्यूट द रेवेन्यू टू द स्टेट वेयर गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। अभी मुंबई से निकल के गुड्स गए गुजरात में, एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को गुड्स दिए, तो मुंबई से गुजरात तो गए ना, मतलब मुंबई ने गुड्स तो सप्लाई किए ना, बेशक अपनी ब्रांच को सप्लाई किए, अभी वो तो आगे बेचकर प्रॉफिट अर्न करेगा। इस ये रीजन की वजह से एंट्री नंबर 2 बनाई गई शेड्यूल नंबर 1 में। ये देखो लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू दस इन ऑर्डर टू मूव द गुड टू मूव द टैक्स, तो किसके हाथ पे टैक्स मिलनी चाहिए अभी? मुंबई, क्योंकि मुंबई सप्लाई कर रहा है ना, किसको? गुजरात के ब्रांच को। समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए विदाउट कंसिडरेशन जो होता है ना इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन ब्रांच टू ब्रांच, उसको भी क्या बोलते हैं, सप्लाई के दायरे में लाया गया। वो ही लिखा हुआ है, बस उसको एक्सप्लेन किया, आपको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। ये मैं आपके समझाने के लिए स्लाइड डाली है, ये आपको पेपर में थोड़ी लिखना है, ये तो आपके समझने के लिए है कि एंट्री नंबर 2 शेड्यूल नंबर 1 में क्यों इंसर्ट की गई। अब एंट्री नंबर 2 है क्या, ये देखिए, ये देखिए एंट्री नंबर 2 यही तो है, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब अपने डिस्टिंक्ट अपनी ब्रांच को जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसको सप्लाई क्यों ट्रीट कर रहे हैं, जबकि वो विदाउट कंसिडरेशन है, क्योंकि वो एक गुड सप्लाई तो हो रहा है ना, एक स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, एक ब्रांच से निकलकर दूसरे ब्रांच में जा रहे हैं, वेदर इन वन स्टेट और एनी अदर स्टेट, वेदर इन वन यूनियन टेरिटरी और अनदर यूनियन टेरिटरी, है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन। तो क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, बेशक आपने विदाउट कंसिडरेशन किया, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किया ना, तो इसीलिए उसको सप्लाई ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, बस उसके एक्सप्लेनेशन दिए और कुछ नहीं है। इसको अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ तो शेड्यूल नंबर 2 जहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये पॉइंट नंबर 2, एक्चुअली यहाँ पे वो स्लाइड होनी चाहिए थी, मतलब ये कॉन्सेप्ट बिहाइंड इंटर यूनिट ट्रांजैक्शन एक्चुअली ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, एनीवे चलो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया आपका शेड्यूल नंबर 1, उसके साथ साथ हमने क्लॉज बी भी कवर किया, ठीक है ना। शेड्यूल नंबर 1 किस में आता है? क्लॉज सी में, और हमने क्लॉज बी भी कवर किया जिसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ था, वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आगे बढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज शेड्यूल 2। अब देखो ये लिस्ट दी गई है ना, ये लिस्ट आपको रीड करनी है, नहीं देखो कितनी बड़ी लिस्ट है, कितने सारे चीजें हैं, ये सब आपको बता रहा है इसमें क्या क्या, सॉरी इस ये ना सब आपको बता रहा है ये कौन से जिनको हमने गुड्स ट्रीट करना है, जिनको हमने सर्विसेज ट्रीट करना है। सप्लाई शेड्यूल 2 क्या बोलता है? शेड्यूल 2 क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि ये सारी चीजें हैं जो सर्विसेज ट्रीट होंगी, ठीक है, और ये सारी चीजें हैं जो गुड्स ट्रीट होंगी, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब है ना, ये तो स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ ना, अब मैंने आपको टेबल भी बनाकर दे दी शेड्यूल 2 की, ये देखो, ये सब आप पढ़ लेना, हाँ सेम है, जो अभी मैं पढ़ाऊंगी ना वो सेम है, अब मैं टेबल के फॉर्म में पढ़ा रही हूँ, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे देख लेना। चलो देखो, शेड्यूल 2, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, और ये और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करना है या तो सर्विसेज, दोनों थोड़ी ट्रीट कर सकते हैं। एक ही एक्टिविटी को आप गुड्स भी बोल सकते हो, सर्विस भी बोल सकते हो, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, अभी आगे देखो, वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। डी की बात करें अभी हम, डी। सी में क्या पढ़ा, कोई बताएगा हमने क्लॉज सी में क्या पढ़ा? देखूं किसको याद है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में क्या पढ़ा? शेड्यूल 1। Schedule 1 वेरी गुड, made, शेड्यूल 1। made without consideration. हाँ, विदाउट कंसिडरेशन, वेरी गुड। लेकिन शेड्यूल बी में क्या पढ़ा? बी में, सॉरी शेड्यूल नहीं रे, क्या बोल रही हूँ मैं अभी, क्लॉज बी। क्लॉज बी में क्या पढ़ा अभी अभी?
Import of services Very for good. business and non-business purpose. Yes, very good. Whether or not in the course of furtherance of business, वो वाले import. ठीक है, वो हमने क्लॉज बी में पढ़ा. अभी तक हम सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में ही खड़े हैं. अब हम पढ़ रहे हैं क्लॉज डी. और ए में क्या पढ़ा था? ए में क्लॉज ए Things to be included in supply. वेरी गुड. जैसे एग्जाम्पल इंक्लूडेड में क्या क्या था? दो चार ही बता दो, बहुत सारे थे. वो तो आपको डिटेल में लिखना है. हाँ, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, ये तो आपने डिटेल में लिखना है. ये तो आपको बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए. ठीक है. और सेल के लिए भी मैंने बताया, सेल किसको बोल सकते हैं, बार्टर किसको बोल सकते हैं, एक्सचेंज किसको बोल सकते हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी. एक स्लाइड में वो भी था. ठीक है. चलो आगे देखो. अभी ओके, अभी हम खड़े हैं क्लॉज डी में. अभी ये एनलिस्ट करता है, मतलब लिस्ट को अलग अलग करके बताता है कि इसे या तो गुड्स बोलेंगे, ईदर इट विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स और इट विल बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज. टू रिमूव द एम्बिग्यूटी ऑन द टैक्सेबिलिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शंस एंड एंश्योर यूनिफॉर्मिटी. क्यों ये शेड्यूल क्यों बनाया गया? क्योंकि एम्बिग्यूटी नहीं हो, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो, मतलब गड़बड़ नहीं हो टैक्सेबिलिटी में, कि गुड्स की टैक्सेबिलिटी कितनी है, सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी कितनी है, टैक्स रेट कितना है, तो उसमें गड़बड़ ना हो, इसीलिए दोनों को अलग अलग कर दिया. और यूनिफॉर्मिटी एंश्योर हो, मतलब गुड्स ये सारे गुड्स हैं और ये सारे सर्विसेज हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं. ये आपको डिटेल में मैं फिर से बोल रही हूँ, एग्जाम में अगर याद आए तो लिखो 2-4 आइटम्स. ये इतना ज्यादा शेड्यूल नंबर 2 को ना, मतलब ये देखो 4 पॉइंट भी आपने लिख दी ना कि शेड्यूल 2 में क्या है और क्या बता रहा है वो, और क्यों ये बता रहा है, टू रिमूव द एम्बिग्यूटी ऑन द टैक्सेबिलिटी. बहुत हो गया. ये तो मैंने आपको ऐसे ही दिया आपका जनरल नॉलेज देने के लिए. देखो किसे किसे गुड्स माना जाएगा. ये देखो टाइटल इन गुड्स. अगर आपने गुड्स बेचे और टाइटल भी बेच दिया, मतलब वो गुड्स अभी आपके हो गए. बेचना मतलब सेल करना, सप्लाई ऑफ गुड्स, उसे गुड्स माना जाएगा. अभी देखो यहाँ पे राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स. आप किसी को गुड्स दे तो रहे हो लेकिन उसका टाइटल नहीं दिया आपने उनको, मतलब लीज. आपको याद है मैंने आपको बोला था लीज भी तो सप्लाई होता है. और लीज में क्या होता है, आप मुझे बताइए, लीज में क्या होता है? लीज में क्या होता है? गुड्स मेरे हैं वो, लेकिन मैं आपको यूज करने का अधिकार दे रही हूँ, सिर्फ यूज करने का. ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए. जैसे इक्विपमेंट्स, अभी मैंने इक्विपमेंट भी तो गुड्स हो गए ना, हम देख सकते हैं उसको, टेंजिबल है वो. ठीक है. तो अब मैंने आपको इक्विपमेंट्स यूज करने के लिए दिए. आपकी कंस्ट्रक्शन की का बिजनेस है, तो आप क्या करते, 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं मेरे साथ, लेकिन टाइटल थोड़ी ना मैं आपको दे रही हूँ. मैंने आपको ऐसे नहीं बोला कि गुड्स आपके नाम पे हो गए, ये इक्विपमेंट्स आपकी कंपनी के नाम पे हो गए. नहीं, है मेरे ही, लेकिन यूज आप कर रहे हैं, तो ये सर्विस हुआ. एक्चुअली मैंने सप्लाई तो गुड्स किए थे ना, मैंने सप्लाई क्या किया, इक्विपमेंट्स, बड़ी बड़ी मशीन्स. लेकिन आप तो बोलोगे ये तो गुड सप्लाई हो रहे हैं. ये गुड सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. देखो मैंने तभी तो बोला शेड्यूल नंबर 2 में ना, शेड्यूल नंबर 2 क्यों बनाया गया, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि ये तो गुड्स होने चाहिए, पर नहीं, ये गुड्स नहीं, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. क्लियर हो रहा है मेरा बताने का जो पर्पस है, वो क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक बार पता है तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना, फिर तो अपने एग्जाम्पल्स भी बनाकर लिख सकते हैं. ठीक है. अभी जैसे लीज का एग्जाम्पल लिख दिया तो कितना बढ़िया आंसर हो जाएगा. देखो कि लीज वैसे तो गुड सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट किया जाता है. देखो ग्रीन में लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर नहीं किया ना, पर्पस ये है. ठीक है. अभी टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट which stipulates that property shall pass at a future date. अभी ये हायर परचेज क्या होता है, जिसमें हम लोग गुड्स ट्रांसफर तो कर रहे हैं, आपको मैं गुड्स दे तो रही हूँ, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स पे. अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट भरी, ये देखो प्रॉपर्टी शल पास एट द फ्यूचर डेट, यानी कि टाइटल आपको तब मिलेगा, ये गुड्स आपके पूरे नाम पे तब होंगे जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट फ्यूचर डेट पे जिस दिन भरेंगे. ये एग्रीमेंट बनाया गया. ये लिख रहा है, मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ये हायर परचेज वाली एक्टिविटी है.
वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट होता है, क्योंकि टाइटल तो आपके नाम पे आएगा ना फ्यूचर में। लैंड, अभी देखो ये था फर्स्ट पार्ट, ये देखो नंबर 1 दिख रहा है, ये नंबर 1 में था ट्रांसफर, सॉरी ये ट्रांसफर है, ठीक है। अब देखो सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को लीज किया, टेनेंट मतलब रेंट पे लगा दिया, ईजमेंट, लाइसेंस, किसी को लाइसेंस दे दिया टू ऑक्यूपाई द लैंड, ये कहते हैं इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इसे कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है आपका इसी लैंड में लीज और लेटिंग आउट बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, मतलब कमर्शियल बिल्डिंग कैसे होती है, एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अभी जैसे विक्रोली में आपने देखा है बहुत सारे सिर्फ कमर्शियल एरिया जो बनी हुई है उसमें ना बिल्डिंग्स बनी हुई है। अब वो बिल्डिंग रेसिडेंशियल नहीं है, रेसिडेंशियल नहीं है वो बिल्डिंग, वो पूरी बिल्डिंग में ना ऑफिसेस बनी हुई है। अभी बीकेसी में चले जाओ, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वो पूरे एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया है ना वो पूरी, आप देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन उसमें रेसिडेंट मतलब लोग रहने के लिए नहीं आते हैं, वहां पे कंपनीज बनी हुई है, एक एक ऑफिस, एक एक फ्लोर पे एक एक ऑफिस बनी हुई है, उसे कहते हैं कमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। आप अब रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को तो मुझे क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स जो एक ही अंदर एरिया में 5-6 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और वहां पे लोग रहते हैं, दैट इज नोन एज रेस। उसी में ही आपको शॉपिंग सेंटर भी है, वहीं पे ही आपको जिम भी है, गार्डन भी है, उसी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। फॉर बिजनेस और कॉमर्स, बिजनेस करने के लिए आपने ओपन किया या कॉमर्स पर्पस के लिए ओपन किया है, ट्रेडिंग करने के लिए ओपन किया है, होली और पार्टली, या बिजनेस करने के लिए भी या फिर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस, मतलब किसी भी, मतलब मैं कैसे समझाऊं अभी इसको, अभी ना देखो बहुत बार ऐसे होता है कि जो मेरे गुड्स है ना उसको प्रोसेसिंग की जरूरत है, मतलब अभी तक वो रेडी नहीं हुए, आधे रेडी हैं, आधे आधे उसको और रेडी करने के लिए ना दूसरी मशीन पे चढ़ाना पड़ेगा या फिर धूप में रखना पड़ेगा, होते हैं ऐसे कुछ गुड्स। तो एक जैसे जॉब वर्कर का काम कैसे होता है, जॉब वर्कर क्या करते हैं, ओनर के गुड्स लेकर आके प्रोसेसिंग करता है, उस गुड्स को और प्रोसेसिंग करेगा और उसके ऊपर फिनिशिंग देगा, काम करेगा, उसको रेडी करेगा। समझ में आ रहा है, जॉब वर्क का काम तो यही होता है, और क्या होता है, ठीक है। तो अप्लाई टू अनदर, अब ये देखो नीचे छोटे वर्ड्स में लिखा भी हुआ है, आई होप स्क्रीन इज विजिबल, थोड़ा एनलार्ज करूं इसको, ये तो कम हो रहा है, म्यूट, किसी का अनम्यूट है, म्यूट करिए। अभी तो मेरे ख्याल से अच्छे से दिख रहा होगा, स्क्रीन विजिबल है ना सबको अच्छे से, चलो जल्दी बोलो, वैसे तो तुम लोग अनम्यूट करके फटाफट से आंसर देते हो। हाँ ठीक है चलो, तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई टू अनदर पर्सन्स गुड्स, मतलब किसी और के गुड्स पे मैं काम कर रही हूँ, उसकी फिनिशिंग कर रही हूँ, तो ये क्या होता है, जब गुड्स मेरे पास आए फिनिशिंग पर्पस के लिए या फिर मैं उसके ऊपर और प्रोसेसिंग कर रही हूँ, जैसे गुड्स रेडी हो जाए मार्केट में बिकने के लिए, इसको कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब मैं गुड्स नहीं सप्लाई कर रही हूँ, मैं सर्विसेज दे रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब मैंने ना बिजनेस एसेट्स को ऑब्सोलेट हो गए, पुराने हो गए, रद्दी हो गए, तो मैंने नो लॉन्गर टू बी फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ दोज एसेट्स वेदर और नॉट फॉर द कंसिडरेशन, आपने बेचना जरूरी समझा उसको, पुरानी एसेट्स हो जाती है। ये तो बहुत जनरल एग्जांपल है कि आपके बिजनेस की एसेट्स है ना पुरानी हो गई, तो आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर लिया, चाहे फ्री में चाहे कंसिडरेशन के लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पर ट्रांसफर तो किया ना, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाता है, सिंपल, ये तो समझ ही आ रहा है। नेक्स्ट है आपका गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज के लिए आप लेके गए घर पे, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है तो बिजनेस का, खरीदा बिजनेस के लिए था, लेकिन थोड़ा बहुत अपना पर्सनल यूज भी कर लेते हैं, और मेड अवेलेबल टू एनी अदर पर्सन फॉर यूज ऑफ एनी पर्पस अदर देन बिजनेस, आपने अपने एम्प्लॉय को दे दिया खुश होकर
कि है तो बिजनेस का, लेकिन आप लेकर जाइए, आपको फ्री में यूज करने के लिए दिया जाए, वेदर और फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। वो अभी कॉमन सेंस है ना, अगर वो घर पे लेके जाएगा तो थोड़ा बहुत बिजनेस का भी काम करेगा उस पर, थोड़ा बहुत पर्सनल भी हो जाएगा उसका वो तो, ठीक है। तो वेदर और नॉट फॉर द कंसिडरेशन, चाहे आपने उससे कुछ चार्ज किया चाहे नहीं किया वो मैटर नहीं है, पर ट्रांसफर तो हुआ ना। तो ये ट्रांसफर में गुड्स को टाइटलशिप नहीं दे रहे हो आप, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्चुअली इन्होंने रिपीट किए पॉइंट, इसमें आपने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, ये है तो बिजनेस के नाम पे ही ना, उस पर्सन को टाइटल थोड़ी दे रहे हो कि ये आपके नाम पे हो गए गुड्स। तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलते हैं, इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सन, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हैं तो बिजनेस के वो एसेट्स, ठीक है। Who ceases to be taxable person, अब वो उस बिजनेस का टैक्सेबल पर्सन नहीं है। सीजेस मतलब समझता है ना, स्टॉप, सीज मतलब स्टॉप, अभी आगे से वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। shall deem to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before he cease to be a taxable person। अब क्या होता है ना, समझो अभी मैं एम्प्लॉय थी, वो मेरा मुझे दिया गया था वो चीज, ठीक है, बिजनेस का एसेट था वो, या समझो पार्टनर थी मैं, अब वो मेरे नाम का था ना वो एसेट, बिजनेस में वो मेरे नाम का एसेट था, लेकिन अब मैं अब वो पार्टनरशिप से निकल रही हूँ। तो जब पार्टनरशिप से निकल रही हूँ ना, बिफोर ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, उसके मेरे पार्टनरशिप छोड़ने से पहले मैंने वो अगर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस अगर वो गुड्स मैंने सप्लाई किए बिजनेस को, दूसरे पार्टनर्स को, तो उसे कहा जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो मैं एग्जाम्पल भी दे रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। अभी पार्टनर का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको दिया सो दैट यू अंडरस्टैंड, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, बिजनेस इज ट्रांसफर, ये जाने दो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फिफ्थ, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्सेट्रा। ये ना किसकी बात चल रही है अभी, ये सारे ऊपर मूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी मूवेबल बोल रही हूँ, ये सारे गुड्स थे, टेंजिबल गुड्स थे। अभी यहाँ पे किसकी बात चल रही है, इंटेंजिबल, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी आपने ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी बात चल रही है ऑफकोर्स, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ सर्विस, ये बात रिपीट की जा रही है, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो लैंड और बिल्डिंग को आपने टेनेंसी मतलब रेंट पे लगाया, तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया ना, आपने उनको घर सिर्फ रेंट पे दिया है, ठीक है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स थोड़ी हो गया। यही सेम चीज उसने अलग पॉइंट में क्लियर की है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने बिल्डिंग रेंट पे लगा दी, आपने फैक्ट्री के शॉप को रेंट पे लगा दिया, आपने अपने छोटे से दुकान को रेंट पे लगा दिया, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किस में आते हैं, सप्लाई और सर्विसेज में। वापस सेम, उसका लॉजिक सेम, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो ना, टाइटल मतलब ओनरशिप तो अभी भी आपके हाथ में है ना। आगे देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली। अगर आप कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग का, या गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, सिविल स्ट्रक्चर मतलब कोई जैसे कोर्ट बनाना या सिविल स्ट्रक्चर बनाना, कोई भी किस पर्पस के लिए बना रहे हो आप, कि आप उसको बायर को बेच सकें, ठीक है, उसे कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप किसी के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये तो सर्विस सप्लाई कर रहे हो ना, गुड्स थोड़ी सप्लाई कर रहे हो, ये तो सर्विस दे रहे हो आप, कि आपने कंस्ट्रक्शन करके दिया, मेरा घर आपने बना कर दिया, ये घर आपने मुझे खरीद के नहीं दिया था, ये घर आपने मुझे बना कर दिया, कंस्ट्रक्शन करके दिया, तो ये तो आपने मुझे सर्विस दी ना, ठीक है, ये तो समझ ही आ रहा है, ये सारी सर्विसेज हैं। टेम्पररी ट्रांसफर किया, या फिर आपने किसी को परमिट किया कि आप में ये जो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना वो आप यूज कीजिए। अभी मैम ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, आईपी राइट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, मैम लॉ में गुडविल, है, हाँ सॉरी आई डिडंट हियर यू, लॉ में है चैप्टर। हाँ है ना, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो आपको पता होगा, गुडविल जैसे जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, पैटर्न्स, ये आप किसी को है आपके नाम पे, लेकिन आप किसी को ट्रेडमार्क, वेरी गुड, ट्रेडमार्क में भूल गई साहिल, वेरी गुड, नेहा ने भी आंसर्स दिए हैं, वेरी गुड।
तो ये सारे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं आपके नाम पे, किसी को आप परमिट करते हो यूज करने के लिए, तो ये भी सर्विस, आप उनको बेच थोड़ी रहे हो, यूज कर, और बेचते भी तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। एनीवेज यहाँ पे आप बेच नहीं रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है ये। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, किसका, ये सब किसका, आईटी सॉफ्टवेयर। अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो कि आईटी सॉफ्टवेयर को कैसे कस्टमाइज करने का, कैसे यूज करने का, कैसे डेवलप करने का, कैसे अपग्रेड करने का, डिजाइन कैसे करने का, आप ये सामने वाले को क्या दे रहे हो सर्विसेज, ये तो समझ ही आ रहा है। अच्छा, agreeing to obligation to refrain from act or tolerate an act or situation or to do an act, मतलब आप किसी को ऑब्लिक्ट कर, आपके पास ऑब्लिगेशन है, आपके पास आप है ना किसी को बोल रहे हो कि ये एक्ट नहीं कर सकते, या फिर किसी को रोकना, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट, ठीक है, और अ सिचुएशन टू डू एन एक्ट, या तो करना या तो रोकना किसी को। क्यों क्यों, क्योंकि ऑब्लिगेशन आपके सर पे है कि ये हुआ तो ऐसी मिस्टेक ना हो जाए, तो उसे भी सप्लाई, मतलब किसी को गाइडेंस देना, ये तो वही बात हो गई, किसी को एडवाइजेस देना, जैसे हम लीगल एडवाइजेस देते हैं ना कि कोर्ट में ऐसा ऐसा नहीं करना है, ये करना है, इट इज लाइक दैट वे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। अच्छा अभी ध्यान से सुनो, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज, राइट टू यूज मतलब आप सिर्फ गुड्स का, गुड्स को यूज करने के लिए उनको दे रहे हो। जैसे ब्रांच में गुड्स को आपने बोला, आपने उनको ब्रांच, अपनी ब्रांच में आपने मैसेज भेजा कि मैं ये मशीनरी भेज रही हूँ क्योंकि आपके यहाँ पे सीजन टाइम है, आपको मशीनरीज की नीड है, मेरे पास एक्स्ट्रा मशीनरी है, मैं आपके पास भेज रही हूँ, लेकिन 2 महीने के बाद आप मुझे वापस भेजना। तो ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ ना, आपने सिर्फ उनको इतना बोला कि ये मेरा ही है, लेकिन आप सिर्फ उसको यूज करने के लिए ले रहे हैं, टाइटलशिप ट्रांसफर नहीं हो रहे, वापस सेम रिपीट कर रही हूँ चीजें, क्योंकि उन्होंने ना एग्जाम्पल्स अलग अलग दिए, बात वही बोली है। 6th, कॉम्पोजिट सप्लाईज। अब देखो कॉम्पोजिट सप्लाई में ना एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई होता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज होता है, मतलब आपने ना कंस्ट्रक्शन, जैसे कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है आपका, ठीक है, चलो एग्जांपल देती हूँ। अब आपको गवर्नमेंट ने ऑफर दिया कि मुझे यहाँ पर मेट्रो बनाकर दीजिए, मेट्रो बनाकर दीजिए। अब ये जो क्या कह सकते हैं इसे, ये जो मेट्रो है वो किसके नाम पे है, गवर्नमेंट, ये आपके नाम पे थोड़ी नहीं है, आप तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, बनाकर दे रहे हैं, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये तो सर्विस ही हुई और क्या हो गई। तो इसे कहते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस, ये टर्म पीरियड फिक्स होता है इसका, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है 2 पार्टीज के बीच में कंस्ट्रक्शन के लिए कि इतने से टाइम से इतने टाइम तक आप कंस्ट्रक्शन करके देंगे, ये एरिया में इस पर्टिकुलर कोटेशन प्राइस पे, इसे कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। ये कॉम्पोजिट सप्लाईज होते हैं, मतलब ये एक साथ, अभी मेट्रो बनाने के लिए आप आ रहे हैं तो सारा कुछ आप ही लेके आएंगे ना, ऐसे थोड़ी आधी चीजें आप लेके आ रहे हैं, आधी चीजें गवर्नमेंट दे रही है, या आधा कोई और कंपनी दे रही, नहीं, आप तो कॉम्पोजिट, सब चीजें एक साथ इंपॉर्टेंट है ना, उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा, मेट्रो ट्रेन, बाकी सारी चीजें होंगी जो ट्रेन के अंदर लगती हैं बनाने के लिए, जो सीमेंट, पानी और बाकी सब चीजें लगती हैं, स्टील लगेगा, जो भी मटेरियल जो भी लगेगा एक ट्रेन, मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए, वॉट एवर, वो तो कॉम्पोजिट सप्लाई हो जाएगा, उसके बिना चीजें कैसे बनेंगी, अगर वो चीजें नहीं होंगी तो वो कैसे बनेगा। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज भी कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट होता है, ठीक है। जब आप कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो सारी चीजें इकट्ठी करके लेके जाते हैं ना, हर एक चीज प्रिंसिपल सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लाई बाय वे और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस और एनी अदर मैनर whatsoever of goods, being goods or any other article for human consumption or any drink। मतलब अभी जैसे रेस्टोरेंट है, अब रेस्टोरेंट में देखो गुड फूड भी होता है या फिर ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आप है ना सप्लाई कर रहे हो गुड्स को फूड के फॉर्म में, ड्रिंक के फॉर्म में, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो ड्रिंक बनाए गए हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो उससे भी तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही बोलेंगे। किसी को आप खाना, रेस्टोरेंट में देखो खाना जब भी परोसा जाता है, सर्व किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम ये थोड़ी बोलते हैं कि गुड्स बेच रहे हैं, कभी नहीं बोलते हम कहते हैं सर्विसेज बेची हमने, तो उस पर सर्विस टैक्स लगाई जाती है। रेस्टोरेंट में कभी गुड्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाई जाती, सर्विस टैक्स लगाई जाती है, ठीक है।
चलो आगे देखो, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। Unincorporated, supply of goods by unincorporated association or body of person to a member thereof for cash या deferred payment। deferred payment मतलब long term, बाद में payment मिलेगा 2-3 साल के बाद, और other value consideration। इससे supply of goods बोला जाएगा, क्योंकि आप वाकई में goods ही तो supply कर रहे हो। ठीक है, हाँ ये हो गया आपका शेड्यूल 2। मतलब ये जो अभी हमने टेबल वाइज पढ़ा ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स में हमने जो ये टेबल में पढ़ा ना, वो आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया हुआ है। देखो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सारी एक्टिविटीज जो हमने अभी ऊपर नहीं पढ़ी, सॉरी नीचे पॉइंट्स में पढ़ी ना, जहां जहां सर्विस 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 लिखा हुआ था, वहां पे सारी पॉइंट सर्विसेज की वापस रिपीट की हुई है स्टेटमेंट के फॉर्म में। कंटिन्यू मतलब ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, याद है ना, ये देखो पढ़ा, एग्रीइंग टू रिफ्रेन, टॉलरेट एन एक्ट, फूड ड्रिंक, अभी अभी पढ़ा ना, व्हाट्सोएवर। एग्जाम्पल भी मैंने दिया, देखो रेस्टोरेंट का, इन्होंने भी सेम एग्जाम्पल दिया रेस्टोरेंट का, अभी अभी तो पढ़ा। ठीक है, और ये देखो सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सप्लाई ऑफ गुड्स में टाइटल ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल लेकिन फ्यूचर डेट पे, जैसे हायर परचेज, बिजनेस एसेट्स को डिस्पोज कर दिया, ये सब अभी अभी हमने पढ़ा लेकिन टेब्यूलर फॉर्म में। तो मुझे लगा आपको दोनों फॉर्मेट्स अवेलेबल होंगे आपको पढ़ने में। कभी कभी आंसर लिखते हैं तो ऐसे होता है ना, मुझे सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक साथ लिखने हैं तो ये फॉर्मेट, और अगर टेब्यूलर वाइज लिखने हैं तो ये वाला फॉर्मेट, आपको जो अच्छा लगे। ओके, समझा अभी सबको? यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछिए। शेड्यूल 3 मुझे आज ही खत्म करना है। लेट मी सी कितने स्लाइड्स और हैं, हो गया बस खत्म, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, 3 ही स्लाइड्स बाकी हैं। वी विल बी डन देन, 1 2 3, 3 ही स्लाइड्स हैं। और ये तो रिवीजन है, ये मैं नहीं करवाऊंगी, आपका होमवर्क है। ये चार्ट में ना ये सब कुछ बता रहा है, सब कुछ जो भी हमने चैप्टर में किया ना सब। चलो शेड्यूल 3 करें, फटाफट हो जाएगा 5 मिनट्स में। हिमांशु 7th पॉइंट में डाउट है, क्या डाउट है? देखो इसमें मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपने अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, या आपको पता होगा ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है, नहीं पता? बॉडी ऑफ डायरेक्ट टैक्स में हमने सीखा है ना, किया है, डायरेक्ट टैक्स किया है, डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ा है? किया है, सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स था आपको सेम 1 में, सेम नहीं किया है? अच्छा नो मैम। अच्छा, तभी आपको डाउट आया। ओके, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, या फिर उसका दूसरा नाम होता है बॉडी ऑफ पर्सन। अब है ना, ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि ना कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर। बॉडी ऑफ पर्सन मीन्स, यहाँ पे वो बॉडी की बात, फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बॉडी ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का मतलब होता है, यहाँ पर दिस इज द केस, कंसिडर दिस केस। हाँ, यहाँ पे इस केस में कुछ लोग मिलकर आते हैं और वो एक साथ एक कॉमन एक्टिविटी को करने के लिए एक छोटा सा, बोलो ऐसे मानो छोटा सा बिजनेस ओपन करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो क्लब। अभी क्लब क्या होता है? क्लब में क्या होता है आपने देखा होगा, क्लब में ना कुछ मेंबर्स होते हैं, एक साथ आते हैं। अब वो मेंबर्स को एक दूसरे को फ्री में सर्विसेज देंगे, सस्ते में सर्विसेज देंगे, कंसेशनल पे लोन मिल जाएगा उनको, इजी लोन मिलता है। क्लब कैसे होता है? आप क्लब के मेंबर बन जाओगे तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं ना। आप क्लब के मेंबर नहीं हो तो बेनिफिट्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप जैसे क्लब महिंद्रा एंड महिंद्रा क्लब, अब इस क्लब के आप मेंबर बन गए तो एसोसिएशन, वो एक एसोसिएशन है ना, अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब जरूरी नहीं है वो रजिस्टर्ड ही हो, इनकॉर्पोरेटेड हो, जरूरी नहीं है। वो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है या बॉडी ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पर्सन्स कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म कॉमन एक्टिविटीज फॉर द बेनिफिट्स, फॉर एंजॉइंग बेनिफिट्स। अब बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, क्या बोलते हैं उसको, क्लब। अब क्लब में कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर्स को आपने कुछ गुड्स सप्लाई किए, ये देखो सप्लाई ऑफ गुड्स, अभी यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स बोल रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही होगा ना ये।
चलो आगे देखते हैं. सप्लाई ऑफ गुड्स बाय इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन मतलब क्लब टू अ मेंबर. क्लब ने मेंबर को गुड्स सप्लाई किए और कहा कंसेंशनल रेट पे आप ले लीजिए. मतलब वैसे तो ये मार्केट में मिलेगा 10,000 का, हमसे आप 8,000 में ले लीजिए कैश पे. डेफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में ले लो. मार्केट में आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, हमारे पास इंस्टॉलमेंट मिलेगी. और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, चलो आप हमसे एयर कंडीशन ले लो और हमको कुछ और दे दो. ऐसे ही उतने ही वैल्यू का कुछ और कंसिडरेशन दे दो, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. तो उससे भी तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा, क्योंकि आप टाइटल तो ट्रांसफर कर ही रहे हो ना, वापस थोड़ी मेंबर से वो ले लोगे. टाइटल ट्रांसफर कर दिया मतलब वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया. अभी क्लियर हुआ हिमांशु 7th वाला पॉइंट? हिमांशु क्लियर है? ओके. तो ना अभी लेस देन 1 मिनट है, आप फिर से ज्वाइन कीजिए. शेड्यूल नंबर 3 को खत्म करते हैं 5 मिनट्स में, एंड देन वी विल वाइंड अप विद द लेक्चर. ओके.